नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रेम मैथ्स फैक्ट्री पर। विद्यार्थियों, हम क्षेत्रमिति टॉपिक पढ़ रहे हैं और क्षेत्रमिति में ठोस आकृतियों से रिलेटेड हमने 70 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और जिनको क्वेश्चन का प्रिंट चाहिए वो अपने टेलीग्राम चैनल है प्रेम मैथ्स फैक्ट्री, उस पर जाकर और क्वेश्चन का प्रिंट आउट ले लें। कुल 108 क्वेश्चन का एक मैंने आपको सेट दिया था और उसी को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सवाल नंबर 71 से स्टार्ट करते हैं और ये जो क्वेश्चन है वो आपके रेलवे, एसएससी, बैंक, चाहे जो आपकी स्टेट लेवल की एग्जाम हो जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, उनसे रिलेटेड है। आपके जो भी एग्जाम होगा सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको पूरा देखें और ये सवाल सोल्व करने के बाद में आप किसी भी एग्जाम का एक बार क्वेश्चन हल करके देखें, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप किस लेवल से पढ़ रहे हैं और एग्जाम में किस लेवल का पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 71 से। जिनके पास में सवाल नहीं है वो मेरे साथ में सवाल है नोट करते जाएंगे। तो लिखेंगे सवाल नंबर 71, 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले, लिखेंगे 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 64 बराबर छोटे ठोस गोले बनाए गए। इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात होगा। इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात होगा। तो सवाल नंबर 71 है, इसमें दिया गया है कि 8 सेंटीमीटर अर्धव्यास का कोई गोला है। इसका मतलब हुआ कि उसकी त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर। आपको अर्धव्यास दिया गया है, इसका मतलब अर्धव्यास क्या होता है, त्रिज्या होती है। और इससे पिघलाकर कुल मिला के 64 गोले बनाए गए हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक गोले से 64 गोले बना लिए, तो उन 64 गोलों का जो कुल आयतन है वो इस गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी बड़े गोले से 64 छोटे गोले बनाए गए हैं। अब आपको पूछा गया है कि इस गोले का आयतन और जो बनने वाले 64 गोले हैं उनमें से किसी एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उस बनने वाले एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए कि ये जो 64 गोले बनेंगे इनमें प्रत्येक गोले की त्रिज्या है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो, इसका आयतन और इनका कुल आयतन बराबर होगा, तो इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब का मान रख देंगे और इधर 64 गुणा एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें यहाँ वाली त्रिज्या का मान पता है 8 सेंटीमीटर, तो 8 रख देंगे और पाई से पाई है वो डायरेक्ट कट ही जाएगा, 4/3 से 4/3 है वो कट ही जाएगा। आर क्यूब, तो आर का मान लिखेंगे 8, 8 गुणा 8 गुणा 8 बराबर 64 इंटू आर की क्यूब। अब यहाँ पे देखो 8 गुणा 8 से ये 64 कट गया, 8 का स्क्वायर 64 होता है, कट गया। अब यहाँ से आर क्यूब का मान है 8, तो यहाँ से आर का मान कितना आ गया, 2। इसका मतलब यहाँ पे जो छोटे वाला गोला है, जो छोटे वाला गोला बना है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। अब पूछा गया इस गोले और इस गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। आपको पता है त्रिज्या का अनुपात कितना है, 8:2, अर्थात आप लिख सकते हैं त्रिज्या का अनुपात तो कितना है, 8:2, काटेंगे तो 4:1। अब आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल होता है वर्ग में, तो 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, तो 16:1। ये तो हो गया सीधा तरीका। नहीं तो आप क्या करें, क्षेत्रफल का सूत्र लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर और अनुपात 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कटेगा, यहाँ वाली त्रिज्या का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर 64। यहाँ वाली त्रिज्या का मान कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 से कट गया 16 बार, 4 से कट गया 1 बार, तो भी आ जाएगा 16:1। अब देखते हैं सवाल नंबर 72। लिखेंगे सवाल, दो गोलों का आयतन 8:27 के अनुपात में है, उसकी पूरी सतह का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही आसान
आयतन का अनुपात आपको दिया गया है 27 अनुपात कितना 8। इससे आप त्रिज्या का अनुपात निकाल लेंगे। त्रिज्या का अनुपात कैसे आएगा? तो त्रिज्या का क्यूब करने से आयतन आता है, तो आयतन का क्यूब रूट करने से त्रिज्या आ जाएगी। 27 का क्यूब रूट कितना 3, 8 का क्यूब रूट कितना 2, त्रिज्या का मान आ चुका है। तो आप क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो त्रिज्या का वर्ग करना होगा 9 अनुपात 4, यही होगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 73। अब इस सवाल में देखो 72 में 8 अनुपात 27 है, जिसको मैंने 27 अनुपात 8 लिख दिया। तो पहले 8 है फिर 27 है, तो आंसर में हो जाएगा 4 अनुपात 9। ठीक, 4 अनुपात 9 हो जाएगा। 73 देखेंगे। धातु के 3 ठोस गोलों जिनके व्यास 6 सेमी 8 सेमी 10 सेंटीमीटर है, लिखेंगे आप साथ में लिख लीजिए। धातु के 3 ठोस गोले जिनके व्यास 6 सेमी 8 सेमी 10 सेमी है को पिघलाकर एक नया ठोस गोला बनाया गया, तो नए गोले का व्यास क्या होगा? तो नए गोले का व्यास क्या होगा? अब ये सेम सवाल मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं और लास्ट बार आपको बता रहा हूं, आप याद रख लेना। आज के बाद में कभी भी एग्जाम में पूछा जाए और विशेषकर एसएससी की एग्जाम में, तो आपके पास में इतना टाइम नहीं होता कि आप सवाल सोल्व करेंगे। तो एक बात याद रखेंगे, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर होता है 6 का क्यूब। ऐसे ही अगर मैं इसको डबल करता हूं, 3 का दुगुना होता है 6, तो 6 का क्यूब प्लस 4 का दुगुना करता हूं 8, तो 8 का क्यूब, 5 का दुगुना करता हूं तो 10, 10 का क्यूब, तो 6 का भी दुगुना हो जाएगा 12 का क्यूब। ऐसे ही अगर मैं 3 का तिगुना करूं 9, 4 का तिगुना करूं 12, 5 का तिगुना करूं 15, तो 6 का तिगुना आ जाएगा 18। तो 3 गोले जिनकी व्यास या त्रिज्याओं का अनुपात 3, 4, 5 हो, तो उनको मिलाकर बनने वाले गोले का जो व्यास या त्रिज्या है उसका अनुपात 6 हो जाएगा। इसी सवाल में कहा गया कि 3 गोले हैं और उन गोलों के जो व्यास है वो 6, 8 और 10 है। इसका मतलब त्रिज्या हो गई 3, 4 और 5। तीनों को मिला के नया गोला बनाएंगे, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6। पूछा गया है बनने वाले नए गोले का व्यास कितना होगा, तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, तो 12 सेंटीमीटर आंसर। सवाल नंबर 74 देखेंगे। किसी गोले का आयतन 88/21 गुणा, लिखेंगे सवाल, किसी गोले का आयतन 88/21 गुणा 14 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब है। इस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आयतन आपको दिया है, तो आयतन का सूत्र लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मान कितना है? सोल्व करेंगे तो आर का मान आपके पास में आ जाएगा। आर का मान खुद निकालेंगे आप, उससे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना 4 पाई आर स्क्वायर मान रख देना, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, ये सारे कट जाएंगे। अगला देखते हैं सवाल नंबर 75। लिखेंगे शॉर्ट पुट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली लोहे की गेंद, शॉर्ट पुट के लिए प्रयुक्त की जाने वाली लोहे की गेंद का व्यास 14 सेंटीमीटर है, का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 1/2 सही 1/3 सेंटीमीटर ऊंचाई का ठोस बेलन बनाया गया। बेलन के
एक आधार का व्यास कितना होगा? बेलन के आधार का व्यास कितना होगा? तो आपको कहा गया कि भाई आपके पास में एक लोहे की गेंद है जिसका व्यास 14, इसका मतलब त्रिज्या कितनी? 7। इसको पिघलाकर एक 2 से 1/3 सेंटीमीटर ऊंचाई का ठोस बेलन बनाया गया। तो 2 से 1/3 को सही करेंगे तो 3 दूना 6 + 1 हो गया 7/3 सेंटीमीटर। और ये क्या इसकी ऊंचाई है। इस ऊंचाई का बेलन बनाया गया। बेलन के आधार का व्यास कितना होगा? तो भाई इसका आयतन बराबर हो जाएगा, मान रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब बराबर हो जाएगा। यहाँ पे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, मान रखेंगे पाई से पाई कटेगा, 4/3 है। और ये आर का क्यूब, आर का मान कितना? 7, तो 7 का क्यूब हो गया। आर बराबर आर स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। एच कितनी? 7/3। 7 से 7 कटा, 3 से 3 कटा, आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 और ये 4 है। तो आर का मान हो जाएगा 7 × 2। भाई इसका रूट तो हो गया 7, 4 का रूट हो गया 2, आर का मान आ गया 14। तो ये बनने वाले बेलन की त्रिज्या हो गई 14। सवाल नंबर 76। धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास, धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा उसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है, तथा उसकी मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है। इस गेंद का आयतन क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब में? अब इसने कहा धातु की एक खोखली गेंद का बाहरी व्यास 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब बाहर से व्यास है वो 6 है, तो बाहर से त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3। तो जो बाहर वाली त्रिज्या है वो है 3 सेंटीमीटर। और इसने कहा कि ये जो है वो 0.5 सेंटीमीटर मोटाई है, खोखली गेंद है और इसकी मोटाई कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। बाहर से त्रिज्या 3 है तो अंदर से त्रिज्या कितनी होगी? 2.5, मतलब 5/2 सेंटीमीटर। अंदर से जो त्रिज्या है वो 3 से आधी कम हो जाएगी, भाई आधा सेंटीमीटर कम होगी। तो 3 से आधा कम करेंगे तो 2.5 लिख सकते हैं, या इसको 5/2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब आपको पूछा गया है कि ये जो गेंद है इस गेंद का आयतन कितना होगा। तो जब खोखली गेंद का आयतन ज्ञात करना हो तो आप पूरे बाहर वाले गोले के आयतन में से अंदर वाले गोले के आयतन को घटा दो। मैंने आपको बताया था बेलन में वैसे ही गोले में होगा। जब खोखले गोले का आयतन ज्ञात करना हो तो पहले तो पूरे गोले का आयतन है वो ज्ञात कर लो, उसमें से ये जो अंदर वाला गोला बन रहा है इसके आयतन को हटा दो, तो आपके पास में केवल खोखले गोले का आयतन बच जाएगा। तो मान रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई आएगा कॉमन, कैपिटल आर क्यूब तो ये कितना है? 3। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 माइनस 5/2 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना? 125/2 का क्यूब कितना? 8। मान ज्ञात कर लेंगे आराम से, पाई का मान 22/7 रख लेना, उत्तर आ जाएगा। कैलकुलेशन भाई मैं नहीं बताऊंगा, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे तभी आपसे प्रैक्टिस होगी। अगला है सवाल नंबर 77। 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं, अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा गया है। लिखेंगे 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। सवाल लिखेंगे 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। और इससे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर, और उससे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर
5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। एक चबूतरा बना दिया जाता है। एक चबूतरा बना दिया जाता है। चबूतरे की चौड़ाई क्या होगी, इसको भी आप समझेंगे। चबूतरे की चौड़ाई क्या होगी, सॉरी चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी, लिखेंगे चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी। चौड़ाई तो आपको दे ही रखी है। अब देखना, आपने सबसे पहले क्या किया, एक कुआं खोदा। तो कुआं कैसा होता है, बेलनाकार। कितनी गहराई तक खोदा, तो 14 मीटर तक खोदा। और इसका व्यास कितना है, 20 मीटर व्यास वाला। इसका मतलब त्रिज्या कितनी है, 10 मीटर। तो पहले तो हम इससे मिट्टी निकालेंगे। ये बाहर जो मिट्टी आई, पहले तो इस मिट्टी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। इस मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। मान रखेंगे पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी 10, तो 10 का स्क्वायर कितना 100, एच कितना 14, 7 से कितनी बार कटा 2 बार, 22 दूना कितना 44, को 100 से गुणा किया तो 4400। ये क्या आया, वर्ग मीटर। ये क्या चीज आई है, मिट्टी का आयतन आया है। अब इसी मिट्टी से आप बाहर की तरफ एक चबूतरा बना रहे हैं। तो आप जैसे ही बाहर की तरफ एक चबूतरा बनाएंगे, तो वो जो चबूतरा बनेगा वो कैसा होगा, वो गोल गोल होगा और वर्ताकार होगा। गोल गोल होगा और बेलनाकार, क्योंकि उसकी ऊंचाई भी है। तो वो जो बेलनाकार है चबूतरा, वो बीच में से, यहाँ पे तो है ही नहीं भाई, केवल साइड साइड में है। इसका मतलब ये जो चबूतरा है वो ऐसे है और ऐसे है। ये तो है कुआं। मैं आपको टॉप व्यू इसका दिखा रहा हूं, टॉप से आपको दिखा रहा हूं। तो ऊपर से देखेंगे तो ये तो हो गया कुआं, यहाँ पे तो मिट्टी है नहीं, और मिट्टी कहाँ पे है, केवल यहाँ पे है। इसका मतलब आपको इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ कुएं के बिल्कुल मिड से लेके यहाँ तक कितना 10 मीटर, फिर यहाँ तक कितना 5 मीटर। तो बाहरी त्रिज्या तो कितनी 15, आंतरिक त्रिज्या कितनी 10 मीटर। इसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो आप खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर बाहर की त्रिज्या कितनी 15, 15 का स्क्वायर कितना 225, एच है वो ऐसा का ऐसा, माइनस पाई तो कॉमन ले ही लिया है, आर स्क्वायर अंदर की त्रिज्या कितनी 100, भाई 10 का स्क्वायर कितना 100, और एच कितना ये ज्ञात करना है, एच को भी कॉमन ले लीजिए, और बराबर ये आयतन कितना है 4400 वर्ग मीटर। मान रख दीजिए, पाई का मान कितना 22/7, यहीं पे लिख देते हैं। 225 में से 100 गया तो कितना बचा 125, ये 125 भी यहाँ पे लिख देते हैं। एच का मान हमें ज्ञात करना है, तो 7 को भेजेंगे इधर, 22 को भेजेंगे इधर, बट्टे में आ जाएगा। 125 जो है वो यहाँ 225 में से 100 गया, इधर भेजेंगे तो बट्टे में चला जाएगा। एच का मान आ जाएगा आपके पास में ये वाला, सोल्व कर लेना, उत्तर आ जाएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि सारी इकाइयां किस में है, मीटर में है। 22 से कटेगा 2 बार, काट देते हैं, चलो 22 दूना 44, 200, 125, 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 8 बार, 8 गुणा 7, 8 7 56, 56/5 उत्तर। 11.2 मीटर आ जाएगा। देखो एक चीज और बताते हैं आपको, किसी भी संख्या में 5 का भाग देना हो, 56 में 5 का भाग देना है ना, बहुत आसान है। 5 को 10 बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ता है, तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दो। 56 का दुगुना 112 होता है, 50 का दुगुना 100, 6 का दुगुना 12, तो 112। अब इसमें 10 का भाग देंगे, पॉइंट लग जाएगा 11.2। तो किसी भी संख्या में 5 का भाग देना हो तो उस संख्या को दुगुना कर दो और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। 56 में 5 का भाग देना है, 56 का दुगुना 112, 112 में 2 के बाद में पॉइंट, तो 11.2 उत्तर। एसएससी में आपको ऐसे ही करना होता है। अगला सवाल लिखेंगे 78। एक तेल के कनस्तर का 4/5 भाग तेल से भरा था। लिखेंगे सवाल, एक तेल के कनस्तर का 4/5 भाग तेल से भरा था। इसमें 6 बोतल तेल निकाला गया। इसमें से
6 बोतल तेल निकाला गया एवं 4 बोतल फिर से डाल दिया गया और 4 बोतल फिर से डाल दिया गया, तब यह 3/4 भरा रह गया। तब यह 3/4 भरा रह गया। कनस्तर में कुल कितनी बोतल तेल आ सकता है? कनस्तर में कुल कितनी बोतल तेल आ सकता है? भाई देखो, ये कोई कनस्तर है, ये लो जी, इसका 4/5 हिस्सा भरा हुआ है। तो परसेंटेज अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा 4/5 का मतलब होता है 80%। कैसे? किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं और 100 का भाग 20 बार चला गया, 20 गुणा 4 कितना हो गया? 80। मतलब ये 80% हिस्सा भरा हुआ है। इसमें से 6 बोतल बाहर निकाली, 4 बोतल वापस डाल दी। 6 निकाली, 4 वापस डाल दी, तो कुल मिला के निकाली कितनी? 2। तो 2 बोतल आपने इसमें से निकाल ली। ऐसा करने से ये 3/4 भाग, 3/4 भाग भरा रह गया। 3/4 भाग होता है 75%, 75%। 3/4 जो है वो कितना होता है? 75% होता है। 80% भरा था, अब कितना रह गया? 75%। इसका मतलब कितने परसेंट की कमी आई है? 5% की। तो 5% बोतल कितनी बोतल के बराबर है? 2 बोतल के। तो कुल कितना आएगा इसमें? तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो 5 से कट गया 20 बार, 20 दूना 40। इसका मतलब इसमें कुल मिला के 40 बोतल आ सकती है। वापिस समझेंगे, पहले 4/5 हिस्सा भरा था, इसका मतलब कितना परसेंट? 80%। फिर 6 बोतल निकाली, 4 वापस डाली, तो कुल मिला के कितनी बोतलें बाहर निकल गई? 2 बोतल। 2 बोतल बाहर निकालने से 3/4 भाग भरा रह गया, अर्थात 75% हिस्सा है वो भरा रह गया। तो पहले 80% था, अब कितना बच गया? 75%। कमी कितने की? 5% की। ये कमी क्यों आई? क्योंकि 2 बोतल आपने निकाली। इसका मतलब 5% का जो मान है वो कितना बोतल है? 2 बोतल है। तो 1% का मान कितना होगा? 2/5। अब पूछा गया है कि ये जो कनस्तर है उसमें कुल कितनी बोतल आ सकती है? तो कुल बोतल आएगी, इसका मतलब 100% भर जाएगा तब आएगी। तो 100% का मान कितना होगा? 2/5 गुणा 100, और कितनी बोतल? 40 बोतल। अगला सवाल लिखेंगे 79। किसी ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। किसी ठोस गोलार्ध का, ध्यान दीजिए, गोलार्ध है ना कि गोला है। तो किसी ठोस गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब होता है अर्धगोला, और इसका जो पृष्ठ है वो 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जिसको समझ में ना आए कि पृष्ठ का मतलब क्या हुआ, तो यहां से इकाई को देखने से समझ में आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्योंकि क्षेत्रफल है वही स्क्वायर में होता है। इस कारण से पृष्ठीय क्षेत्रफल 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोलार्ध का आयतन क्या होगा? तो गोले का, अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और ये भी कौन से वाला दिया गया है? संपूर्ण। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। इसका मान 108 पाई दे रखा है। तो यहां से आर स्क्वायर का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। पाई से पाई कट जाएगा और 3 से ये कटेगा, तो 3 से कटा 3 बार 9 और बच गया 1 6 3 18। तो आर स्क्वायर का मान 36, आर का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा है इस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। मान रखेंगे, उत्तर आ जाएगा। अगला है सवाल नंबर 80। एक घनाभ का आयतन 210 घन सेमी है। लिखेंगे, एक घनाभ का आयतन 210 घन सेमी है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 214 वर्ग सेमी है। तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है L गुणा B गुणा H। ये दे रखा है 210 सेंटीमीटर तथा इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल,
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस LH, और ये कितना दे रखा है आपको 214 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसके लिखेंगे, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, इसके आधार का क्षेत्रफल है वो 42 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घनाभ की विमाएं क्या है, तो घनाभ की विमाएं क्या है, सोल्व करेंगे इसको। यदि इसका आयतन 210 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 214 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके आधार का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इस घनाभ की विमाएं क्या है। ये जो सवाल है वो जल्दी से हल करने के लिए आप ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। एक बार आपके लिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन है भाई इसमें, ऑप्शन ए है 5 4 3, ऑप्शन बी में है 6 5 और 4, ऑप्शन सी में है 7 6 5 और ऑप्शन डी में है 8 7 और 6। आप ज्ञात करेंगे कौन सा होगा इसमें। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि भाई ये जो घनाभ है, इस घनाभ में आपको आधार का क्षेत्रफल दिया गया है 42, तो आधार होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कौन सी दो विमाओं को गुणा करने से 42 आ रहा है। तो ऑप्शन चेक करेंगे, इसमें आ रहा है कि 5 के 20 नहीं आ रहा, 5 तिये 15 नहीं आ रहा, 4 तिये 12 नहीं आ रहा, इसका मतलब ऑप्शन ए तो कट गया। ऑप्शन बी को देखते हैं, 6 पंजे 30 नहीं आ रहा, 6 चौके 24 नहीं आ रहा, 5 चौके 20 नहीं आ रहा, ऑप्शन बी है वो भी कट गया। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, 6 संतु 42 बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब इसकी संभावना है, तो ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं, 6 संतु 42 इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन सी या डी में से होगा। अब आप जानते हैं कि घनाभ का आयतन 210 है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुणा करने से 210 आएगा, तो 6 पंजे 30 होता है, 30 को 7 से गुणा करेंगे तो 210 ऑप्शन सी से आ जाएगा। तो ऐसे सवालों में आपको उलझना नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन से इसको हल कर लेना है, आपका उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 81 देखते हैं। लिखेंगे एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। इसने कहा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 5√5 सेंटीमीटर है, तथा इसके विकर्ण की लंबाई 5√5 सेंटीमीटर है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा। आपको दिया गया है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग है वो 19 सेंटीमीटर है, और विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण बताइए क्या होता है, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, और इसका मान कितना 5√5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां से अगर हम इसका वर्ग करते हैं, क्योंकि आपको क्या ज्ञात करना है, आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है। अब ये पद कहां आता है, याद करिए A प्लस B प्लस C, इसका होल स्क्वायर करते हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर आता है, प्लस 2 AB प्लस BC प्लस C आता है। ये चीज आपको ज्ञात करनी है, और A प्लस B प्लस C आपको दिया गया है, इसके स्क्वायर का मान भी दिया गया है। अगर मैं इसका वर्ग करूं तो ये रूट हटेगा, अर्थात L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, और √5 का रूट हटेगा तो 25 गुणा 5 हो जाएगा 125। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का मान 125 है, और L प्लस B प्लस H का मान 19 है। तो इसका हम वर्ग करते हैं, तो वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 LB प्लस BH प्लस LH बराबर 19 का स्क्वायर 361। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का मान कितना है 125, यहाँ पे मान रखेंगे 125, उसका पक्षांतरण उस साइड करेंगे तो 2 LB प्लस BH प्लस LH बराबर 361 में से 125 जाएगा,
361 माइनस 125 उत्तर आ जाएगा। और यही आपको चाहिए, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, 2 कोष्टक LB प्लस BH प्लस LH, और इसी का मान आपको ज्ञात करना था। अच्छा सवाल भी है और इजी सवाल भी है। सवाल नंबर लिखेंगे 82। A, B, C भुजाओं वाले घनाभ का आयतन कैपिटल V। ABC भुजाओं वाले घनाभ का आयतन कैपिटल V घन इकाई है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कैपिटल S वर्ग इकाई है तथा इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कैपिटल S वर्ग इकाई है, तब 1/V बराबर क्या होगा? तो सवाल में दिया गया है ABC भुजाओं वाले एक घनाभ, इसका मतलब आपके पास में एक घनाभ है, उसकी भुजाएं ABC है, A, B और C। तो इसका पहले आयतन दिया गया है V। तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अर्थात A गुणा B गुणा C। इसको तो आप लिख सकते हैं कैपिटल V। और फिर कहा इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल है कैपिटल S। संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, LB, BH और LH। इसने कहा 1/V बराबर क्या होगा? 1/V का मतलब हो गया 1/V का मतलब हुआ 1/V का मान रखेंगे तो आएगा ABC। 1/ABC का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसमें भाई ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है, क्योंकि ये सवाल ऑप्शन से ही होगा। ऑप्शन ए में दिया है 1/2 कैपिटल S और गुणा ABC। ऑप्शन बी में दिया गया है 2/S 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। ऑप्शन सी में दिया गया है 2 कैपिटल S A प्लस B प्लस C। क्योंकि ऐसा कोई सीधा सूत्र नहीं होता है, ये एक बनाया हुआ सवाल है। तो बनाए हुए सवाल को सरल करने के लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन में मान रख के चेक करना है। आपको 1/V का मान पूछा है, अर्थात उत्तर आना चाहिए आपके पास में 1/ABC। ऑप्शन ए में अगर मैं मान रखता हूं S का, तो ये तो 1/ABC आने का कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन बी में अगर रखता हूं तो चेक करता हूं, देखो 2 और /S, S का मान रखता हूं ये वाला 2LB प्लस BH प्लस LH, और फिर दिया हुआ है 1/A। तो मैं लघुत्तम लेता हूं, लघुत्तम आएगा ABC, ऐसे A कटेगा बचेगा BC। BC का मतलब क्या हुआ, देखो BC प्लस AC प्लस AB, AB प्लस BC प्लस AC। अब देखेंगे LB BH LH, ये क्या है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान रखेंगे यहाँ पे। तो आप लंबाई की जगह A लिखेंगे, चौड़ाई की जगह B लिखेंगे, ऊंचाई की जगह C लिखेंगे। तो मैं सीधा यहाँ पे मान लिख देता हूं AB प्लस BC प्लस AC या CA। इससे ये कट रहा है देखो, और आपके पास में 2 से 2 कट चुका है। ABC ऊपर क्या बचा 1 बट्टे नीचे क्या बचा ABC, और यही आपको चाहिए था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये सवाल ऑप्शन से होगा। वापिस एक बार समझेंगे, एक घनाभ है जिसका आयतन दिया गया है V। तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो V बराबर ABC। फिर दिया गया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 कोष्टक LB BH LH। LB और H के मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, L की लंबाई की जगह हो जाएगा A, चौड़ाई की जगह B, और चौड़ाई की जगह B, ऊंचाई की जगह C, और लंबाई की जगह A और ऊंचाई की जगह C। तो ये हो गया 2 AB प्लस BC प्लस AC। अब ऑप्शन से मान रख के देखते हैं। आपको पूछा गया 1/V का मान क्या होगा, तो 1/V, V का मान कितना है ABC, तो आना चाहिए 1/ABC। लेकिन ऑप्शन इस रूप में दिया गया है। ऑप्शन बी में जब मान रखा 2/S, S का मान आपने रखा ये वाला 2AB प्लस BC प्लस AC, और फिर इसका लघुत्तम ले लिया 1/A 1/B और 1/C का लघुत्तम लिया ABC।
ऐसे ए कट गया, BC बच गया, AC बच गया और AB। इससे ये कट गया, 2 से ये कट गया, बच गया 1/ABC और यही आपको चाहिए था। अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं 83। धातु के बने एक खुला टैंक 50 सेमी लंबा, लिखेंगे आप, धातु का बना एक खुला टैंक 50 सेमी लंबा, 40 सेमी चौड़ा तथा 23 सेमी ऊंचा है। इसकी तली तथा प्रत्येक दीवार की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। यदि टैंक के धातु के एक घन सेमी का भार 0.5 ग्राम है तो खाली टैंक का भार कितना होगा? तो खाली टैंक का भार कितना होगा? इजी सवाल है। हमें एक टैंक दिया गया है और वो टैंक कैसा है? घनाभ आकार का है। तो ये डायग्राम आपके काम में आ जाएगा। और घनाभ आकार का है और ऊपर से कैसा है? खुला है। आप क्या करेंगे? पहले इसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? तो इसने कहा धातु के एक खुले टैंक की लंबाई 50 सेमी, तो ये बाहर से हो गया 50, बाहर बाहर का माप। चौड़ाई है वो कितनी? 40, तो ये लो 40। ऊंचाई है वो कितनी? 23, तो ये लो 23। इसने कहा इसकी तली तथा प्रत्येक दीवार की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। ऊपर से ये खुला है, इसका मतलब ऊपर से तो खुला है, तो ऊपर मोटाई है क्या? बिल्कुल नहीं है, 0 है, क्योंकि ऊपर से खुला है। लेकिन नीचे वाली ये जो तली है इसकी मोटाई 3 सेंटीमीटर है, अर्थात ये ऐसे है, देखो। तो यहाँ पे ऊंचाई, अंदर अंदर की ऊंचाई कितनी बचेगी? 20 बचेगी, क्योंकि 23 टोटल है बाहर से बाहर तक की, उसमें से 3 सेंटीमीटर कम हो गई, तो बची कितनी? 20। अब इधर वाली दीवार और पीछे वाली दीवार दोनों 3-3 कम है, तो अंदर का जो चौड़ाई होगी वो 3 और 3 6 कम हो जाएगी, तो कितनी बचेगी? 34 बचेगी। ऐसे ही इधर वाली दीवार 3, इधर वाली दीवार 3, तो 3 और 3 6 कम होगी, तो कितना बचेगा? 44। अंदर अंदर का माप 44 बचेगा। अब आपको जब भी किसी खोखले बेलन या खोखले गोले या खोखले घनाभ का आयतन ज्ञात करना हो तो बाहर की माप के आयतन से अंदर की माप के आयतन को घटा देते हैं। तो बाहर का माप तो हो जाएगा 50 गुणा 40 गुणा 23, इसमें से घटा देंगे आप अंदर अंदर वाले को, तो 44 गुणा 34 गुणा 20। ये घटाने के बाद में आपके पास में जो आयतन आएगा वो आएगा इसका, किसका? बाहर बाहर वाली जो दीवारें हैं, 4 तो दीवारें और एक तली, उसका आयतन आ जाएगा। अब इसने कहा कि ये जो आयतन है तो ये किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। फिर इसने कहा कि 1 सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर का भार 0.5 ग्राम है, तो इतने का कितना होगा? तो गुणा कर देंगे 0.5 से। जैसे उदाहरण के लिए 1000 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब आ जाए, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.5, तो 1000 में होगा 1000 गुणा 0.5। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, जो मान आएगा यहाँ वाला उसमें से ये घटाने के बाद में मान आएगा उसको 0.5 से गुणा कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका भार किलोग्राम में है, तो यहाँ पे जो भार आएगा वो किस में आएगा? ग्राम में आएगा। किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करना होगा? 1000 का भाग देना होगा। अब इतनी कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे, उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर है 84। एक घनाभ के 3 आसन पृष्ठों के क्षेत्रफल क्रमशः x, y, z वर्ग इकाई है तथा इसका आयतन v घन इकाई है, तब x, y, z बराबर क्या होगा? ये मैंने पहले भी बताया था आपको। आयतन बराबर होता है तीनों पृष्ठों का क्षेत्रफल का गुणनफल का रूट। तीनों पृष्ठों के क्षेत्रफल का गुणनफल और उसका रूट क्यों होता है? जैसे पहला पृष्ठ लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको गुणा कर दो चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसको गुणा कर दो ऊंचाई गुणा लंबाई, तो L का भी स्क्वायर, B का भी स्क्वायर, H का भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास में रूट L स्क्वायर, B स्क्वायर और H स्क्वायर। स्क्वायर है तीनों के, रूट भी है, तो स्क्वायर से रूट कटेगा और आ जाएगा LBH।
LBH क्या होता है, आयतन होता है। इसलिए इसके पृष्ठों का क्षेत्रफल आपको दिया गया है x, y और z। तो पृष्ठों के क्षेत्रफल है x, y, z, तो आयतन हो जाएगा अंडर रूट पृष्ठों का क्षेत्रफल, अंडर रूट x, y, z। अब इसने x, y, z का मान पूछ लिया, तो यहां वर्ग कर देंगे तो v² बराबर हो जाएगा x, y, z। v² बराबर हो जाएगा x, y, z। x, y, z का मान पूछा है तो हो जाएगा v²। सवाल नंबर 85, एक आयताकार पानी की टंकी ऊपर से खुली है, ऐसा कैसा, तथा इसकी धारिता 24 घन मीटर है। धारिता का मतलब हो गया इसका आयतन, और 24 घन मीटर है, इसका मतलब मीटर का क्यूब है। मीटर क्यूब किसकी इकाई होती है, आयतन की। फिर इसने कहा इसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, इसकी दीवारों की मोटाई नगण्य मानते हुए इसकी बाहरी तथा अंदर की सतहों पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोगन करने का खर्च क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल हम 8वीं 9वीं क्लास में, बोर्ड की एग्जाम में, 10वीं में इत्यादि क्लासों में हम पढ़ते थे कि रंग करने का खर्च क्या होगा, और वही सवाल आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आ गया है। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। इसने कहा ऊपर से खुली है, इसका मतलब आपको रंग कहाँ कहाँ करना है, एक तो चारों दीवारों के और एक नीचे की जो पृष्ठ है उसके। तो वापिस पढ़ेंगे, देखो, एक आयताकार पानी की टंकी ऊपर से खुली है, ठीक है जी, तथा इसकी धारिता 24 घन मीटर है। इसका मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है वो कितनी है, 24 मीटर क्यूब है। इसकी लंबाई 4 मीटर मान रख देंगे 4, इसकी चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई का मान आ जाएगा 4 × 12 से कट गया 2 बार, इसका मतलब ऊंचाई है कितनी, 2। तो L का मान 4, B का मान 3, H का मान 2। ये तो आगे इसकी विमाएं। फिर इसने कहा इसकी दीवारों की मोटाई नगण्य मानते हुए इसकी बाहरी तथा अंदर की सतहों पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोगन करने का खर्च क्या होगा। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ऊपर ऊपर कलर नहीं करना है, क्योंकि ऊपर से टंकी खुली है। इसका मतलब 4 तो दीवारें हैं। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, उसमें से ऊपर वाले को हटा देंगे, या फिर चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और जो आधार का फर्श का क्षेत्रफल है उसको उसमें जोड़ दें। तो दोनों तरीके से आप सवाल सरल कर सकते हैं, दोनों ही तरीके आपको बता देते हैं। पहला तरीका तो ये, आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, तो जितना अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि दीवारों की मोटाई नगण्य माननी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक LB + BH + LH, मान रखेंगे 2 LB, तो 4 × 3 = 4 × 12 + 3 × 6 + 4 × 8, 12 और 8 हो गए 20 और 6 26, 26 का दुगुना 52। ये तो किसका आया है, इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब बाहर बाहर का आया है। अब जितना बाहर का है उतना ही अंदर का, क्योंकि ये बाहर बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। लेकिन टंकी ऊपर से खुली है, इसका मतलब ये जो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी 4, चौड़ाई कितनी 3, 4 × 12, 12 वर्ग मीटर ऊपर का क्षेत्रफल वो हटा दो, तो ऊपर वाली जो पृष्ठ है, तो ऊपर का क्षेत्रफल कितना 4 × 12, और अंदर से देखें तो वो भी 12, 12 और 12 कितना घटा दो, 24 घटा दो, 52 और 52 हो गए कितने 104, 104 में से 24 गए तो कितने बच गए 80, 80 वर्ग मीटर है। अब 1 वर्ग मीटर के कितने रुपए, 10 रुपए, तो 80 वर्ग मीटर के कितने 800 रुपए, 800 रुपए का खर्च आएगा। पहला तरीका तो ये। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन रहता है तो दूसरा तरीका ये, आप पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो सामने वाली दीवार का ज्ञात करें, इस दीवार का, इस दीवार का क्षेत्रफल, लंबाई कितनी 4, ऊंचाई कितनी 2, तो 4 × 2 कितना 8। अब इस दीवार का देखो, इधर से भी 8, अंदर की तरफ से भी 8, 8 और 8 16, पीछे वाली दीवार का भी कितना 16, तो 16 और 16 कितना हो गया 32, इधर वाली का पीछे वाली का आ चुका है। अब इधर लेफ्ट साइड वाली का ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे ये कितनी है चौड़ाई 3, ऊंचाई कितनी है 2, 3 × 2 कितना हो गया 6,
बाहर से 6, अंदर से 6, 12, 12 इसका तो 12 इसका, 12 और 12 कितने हो गए 24। अब कौन सा बच गया, नीचे का पृष्ठ। नीचे का पृष्ठ कितना है 4, तो लंबाई चौड़ाई कितनी 3, 4 गुणा 3 कितना 12, 12 तो यहां से 12 कितना 24, तो 12 और 12 कितना हो गया 24, 24 और 24 कितना हो गया 48, 48 में 2 जोड़ा तो 50, 50 और 30 कितने हो गए 80, टोटल कितना आ गया 80 वर्ग मीटर। एक वर्ग मीटर के कितने 10 रुपए, टोटल कितने हो गए 800 रुपए। तो दोनों ही तरीके से आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं, उत्तर आपका सेम आएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई, सवाल नंबर 86। तैरने के लिए बनाया गया एक तालाब 24 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है। लिखेंगे सवाल, तैरने के लिए बना एक तालाब 24 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। कुछ व्यक्तियों के इस तालाब में डुबकी लगाने पर पानी के तल की ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है यदि प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी 0.1 घन मीटर पानी विस्थापित करे तो तालाब में कितने व्यक्ति हैं। तो तालाब में कितने व्यक्ति हैं, आपको क्या ज्ञात करनी है, संख्या। संख्या ज्ञात करनी है तो तरीका मैंने बताया है, वही पेग वाला। ठीक, बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन का भाग देना होता है। तो यहाँ पे बड़ी वस्तु क्या है, एक पानी का तालाब है। तालाब कैसा है, घनाभ आकार का है। अब ये तालाब कितनी ऊंचाई तक भरा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें वृद्धि कितनी हुई उससे मतलब है, क्योंकि जो वृद्धि हुई है वो किसके कारण हुई, जो आदमी अंदर इसके गए हैं नहाने के लिए, उनका जितना आयतन है उतना आयतन इसमें बढ़ जाएगा। तो इसमें दिया गया है कि तालाब की लंबाई 24 मीटर, तालाब की चौड़ाई 15 मीटर और इसके जल स्तर में वृद्धि कितनी होती है। तालाब में डुबकी लगाने से इसके तल में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है, 1 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लो तो 15 गुणा 100 सेंटीमीटर 1500 सेंटीमीटर और ये 2400 सेंटीमीटर। और आदमियों के कारण से इसने कहा प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर 0.1 घन मीटर इतना पानी विस्थापित कर देता है। तो इस आयतन को आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए। देखो घन मीटर का मतलब होता है मीटर क्यूब, 0.1 मीटर क्यूब। मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो क्या करना होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 0.1 गुणा 100। अब इसको क्यूब करेंगे या नहीं करेंगे थोड़ा इसको देखते हैं, आप देखना। देखो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, समझिए इसको। अब मैं ऐसा करता हूं, 1 मीटर गुणा 1 मीटर गुणा 1 मीटर करता हूं, तो 1 मीटर की जगह लिखूंगा 100 सेंटीमीटर गुणा इस 1 मीटर की जगह लिखूंगा 100 सेंटीमीटर गुणा इस 1 मीटर की जगह लिखूंगा 100 सेंटीमीटर। ये 1 गुणा 1 होता है 1 मीटर गुणा मीटर होता है मीटर क्यूब बराबर 100 गुणा 100 गुणा 100 कितना होता है 100 का क्यूब और इधर भी सेंटीमीटर का क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 100 गुणा 100 गुणा 100 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब आपको दिया गया है 0.1 मीटर क्यूब, तो 0.1 को तो रहने दो, लेकिन जैसे ही आप मीटर क्यूब की जगह लिखेंगे तो मीटर को तो सेंटीमीटर में बदलते हैं, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। लेकिन जब क्यूब लगा हो तो इसको भी आपको क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। तो आप लिखेंगे 100 का क्यूब मतलब 100 गुणा 100 गुणा
सो ये पॉइंट हटेगा तो ये 1 0 कट ही जाएगा और ये हो जाएगा 2 और 2 4 और 1 5 0 1,00,000 सेंटीमीटर क्यूब। ये है एक आदमी का आयतन। और यहाँ पे इस घनाभ के आयतन में जितनी वृद्धि हुई तो उसमें भाग दे देंगे एक आदमी के आयतन का। तो यहाँ पे आयतन कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई कितनी, 1 सेंटीमीटर। इसमें भाग देंगे सेंटीमीटर क्यूब का। सेंटीमीटर सेंटीमीटर छोड़ो, 1 2 1 2 तो 4 बिंदी तो कट गई, बच गया 1 0। तो 10 का भाग देंगे तो 24 गुणा 15 तो कटेगा ये 5 से, 2 बार 5 से, 3 बार 2 से कट गया, 12 बार 12 तिये 36। कितने आदमी थे, 36 आदमी थे। पता चल गया कितने आदमी थे, 36 आदमी। वापिस से एक बार समझेंगे। आप फंसेंगे तो सिर्फ इकाई में फंसेंगे, बाकी नहीं फंसेंगे। आपको कंसेप्ट का पता है कि बड़ी वस्तु के आयतन में छोटी वस्तु के आयतन का भाग देने से हमेशा संख्या आ जाती है। लेकिन एक आदमी का जो आयतन है वो घन मीटर में दिया गया है। यहाँ पे जो विमाएं है वो मीटर मीटर और यहाँ सेंटीमीटर रह गया। तो छोटी विमाओं में बदलना आसान रहता है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना आसान रहता है। आपने क्या किया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर, 24 मीटर में 2400 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर पहले से है। 0.1 0.1 घन मीटर का मतलब होता है मीटर का क्यूब। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना आसान है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो 100 का क्यूब कर दो, इजी। आज के बाद में ध्यान रखना, वर्ग मीटर को बदलना हो तो वर्ग कर दो, घन मीटर को बदलना हो तो घन कर दो। तो कहीं साइड में लिख लीजिए, 1 घन मीटर बराबर, तो 1 तो ये 1, घन का मतलब होता है क्यूब, मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100, और घन का मतलब हुआ क्यूब, और किस में बदल दिया, सेंटीमीटर। 1 घन मीटर बराबर 100 की घात 3 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में बदला, क्यूब किया तो देखो ऐसे सेंटीमीटर क्यूब भी साथ में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि मीटर को मैंने लिखा 100 सेंटीमीटर, घन को मैंने लिखा देखो 1, और मीटर और घन मीटर को ऐसे ही तो लिखेंगे 1 मीटर क्यूब। मीटर की जगह मैंने लिखा सेंटीमीटर, क्यूब तो ऐसा ही रहेगा। तो ये आएगा 100 गुणा 100 गुणा 100, मतलब 100 का क्यूब तो आएगा ही आएगा, इकाई का भी क्या आएगा, क्यूब आएगा। ठीक, तो थोड़ा इकाइयों का आप ध्यान रखना। जब मीटर क्यूब को मतलब घन मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो मीटर तो सेंटीमीटर में बदलेगा, लेकिन इकाई के साथ में भी क्यूब आएगा। ठीक, बाकी इतना डिटेल में जाने की आपको जरूरत है नहीं, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अंदाजा लग जाता है। ऑप्शन फिर सवाल नंबर है 87। एक आयताकार प्लाट 13.5 मीटर लंबा तथा 2.5 मीटर चौड़ा है। लिखेंगे सवाल 87। एक आयताकार प्लॉट 13.5 मीटर लंबा तथा 2.5 मीटर चौड़ा है। इसमें एक आयताकार टंकी 5 मीटर गुणा 4.5 मीटर गुणा 3.1 मीटर खोदी गई। 4.5 मीटर 5 मीटर गुणा 3.1 मीटर, मतलब आपको एक प्लॉट दिया गया है, उसमें आपको एक टंकी खोदनी है, फिर शायद मिट्टी निकालनी होगी और इस मिट्टी को उसमें बिछाना होगा। ऐसा ही सवाल बनता है। सवाल नंबर 87 लिखेंगे, एक आयताकार प्लॉट 13.5 मीटर लंबा। लिखेंगे एक आयताकार प्लॉट 13.5 मीटर लंबा तथा 2.5 मीटर चौड़ा है। 2.5 मीटर चौड़ा है। इसमें एक आयताकार टंकी, इसमें एक आयताकार टंकी 5 मीटर गुणा 4.5 मीटर
गुणा 3.1 मीटर गुणा 3.1 मीटर खोदी गई। इसमें एक आयताकार टंकी 5 मीटर गुणा 4.5 मीटर गुणा 3.1 मीटर खोदी गई। इसमें से निकाली गई मिट्टी को प्लॉट के शेष भाग में समान रूप से बिछाया गया है। इससे प्लॉट के धरातल की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। अब सवाल को जरा देखिए, ये 13.5 मीटर लंबाई है और 2.5 मीटर चौड़ाई है, लेकिन इस टंकी की विमाएं देखें जो खोदेंगे अपन, तो ये 2.5 मीटर से सारी ही ज्यादा है, 5 मीटर, 4.5 मीटर, 3.1 मीटर। तो अगर अपन सीधी टंकी खोदें तो वो इससे प्लॉट से ही बाहर जा रही है, इसका मतलब उसको थोड़ा तिरछा खोदना है। ऐसे टंकी खोदी गई होगी। अब इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग नहीं दे रखी, तो पहली को लंबाई, दूसरी को चौड़ाई और तीसरी को ऊंचाई या गहराई मानते हैं। जब हम गड्ढा खोदते हैं तो लंबाई, चौड़ाई और गहराई, तो यहाँ पे गहराई कितनी है 3.1, तो लंबाई तो कितनी होगी 5 मीटर, तो इसको तो मान लेंगे 5 मीटर, और चौड़ाई है वो 4.5 मीटर, और जो गहराई है वो कितनी होगी 3.1 मीटर होगी। ऐसा हम जनरली मान लेते हैं। अब सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि इस गड्ढे में से जितनी मिट्टी निकली उसी को तो साइड में फैलाया गया है, तो निकलने वाली मिट्टी और बिछाई गई मिट्टी का आयतन आपस में बराबर होगा। तो निकाली गई मिट्टी का आयतन हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा गहराई या ऊंचाई, तो 3.1, और ये किसके बराबर होगी, तो ये बिछाई गई मिट्टी के बराबर होगी। तो जो मिट्टी बिछाई गई है वो केवल इतने क्षेत्र में ही बिछाई गई है, क्योंकि बीच में तो गड्ढा है, तो यहाँ तो बिछाई नहीं जाएगी। अब ये एरिया कितना है, तो जो टोटल एरिया है गनाब का, इसका प्लॉट का, उसमें से इतना एरिया है वो गठा देंगे। तो टोटल एरिया है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 13.5 गुणा 2.5, इसमें से गठा देंगे लंबाई 5 गुणा चौड़ाई 4.5, इसको, तो ये तो आ गया क्षेत्रफल। अब जब क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करते हैं तो आयतन आ जाता है। ध्यान रखेंगे, आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल किसका, आधार का, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये गुणा करने से आता है आयतन। आधार का क्षेत्र तो हो गया ये, इसको गुणा करेंगे ऊंचाई से, भाई जो मिट्टी कितनी ऊंचाई तक डाली जाएगी उससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा आयतन किसका, इस साइड वाली मिट्टी का, और इस साइड वाली मिट्टी का आयतन किसके बराबर है, इसके बराबर है। अब इसको सरल करते हैं, सरल करेंगे तो इसको सीधा सरल ही कर लेते हैं। देखो 5 और गुणा 4.5 तो 45/10, और गुणा 3.1 तो 31/10, और बराबर, इसको गुणा करना ही पड़ेगा, तो 135 और बट्टे 10 और गुणा 25/10 और माइनस 5 गुणा 45/10 और ये h। ठीक है, अब आप इसको सरल कर लेना, जो मान आएगा वो ऊंचाई h का मान आ जाएगा, बाकी इजी है। बस समझने वाली बात ये थी कि आपको इसका आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल, मतलब ये एरिया और गुणा कितनी ऊंचाई तक वो मिट्टी आई वो। तो ये एरिया ज्ञात कैसे करेंगे, तो प्लॉट के क्षेत्रफल में से इस गड्ढे के क्षेत्रफल को घटा देंगे। प्लॉट का क्षेत्रफल हो गया 13.5 लंबाई गुणा 2.5 मीटर चौड़ाई, इसमें से घटा देंगे गड्ढे का क्षेत्रफल 5 गुणा 4.5, और फिर जो बचेगा वो क्षेत्रफल आ जाएगा। उस क्षेत्रफल को कितनी ऊंचाई तक मिट्टी आई, तो h ऊंचाई तक मिट्टी आई, इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा मिट्टी का आयतन। मिट्टी का आयतन कितना है, जितना इस गड्ढे का आयतन है उसके बराबर, तो h का मान आपके पास में आ जाएगा। उत्तर में बता देता हूं, h का मान आ जाएगा 6.2 मीटर। सोल्व कर लेना, 6.2 मीटर आ जाएगा। अगला सवाल लिखेंगे 88।
एक आयताकार लोहे की चादर 48 सेंटीमीटर लंबी तथा 36 सेंटीमीटर चौड़ी है। लिख लेंगे साथ में। इसके चारों कोनों से 4 बराबर वर्ग काटे गए, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर है। शेष बची चादर को मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया गया। इस डिब्बे की धारिता कितनी है, मतलब आयतन कितना है, ये सवाल मैं आपको सवाल सोल्व करवा चुका हूं। और वैसे करना कैसे है, थोड़ा हिंट आपको दे देता हूं। आयताकार चादर है, यहाँ से कोने से काटना है तो 8 8 कम हो जाएगा दोनों साइड से, है ना। 8 8 सेंटीमीटर भुजा काटना है तो 8 और 8 16 कम कर देना लंबाई में से, 16 कम कर देना चौड़ाई में से, और इसको यहाँ से मोड़ देना तो लंबाई भी 16 कम हो जाएगी, चौड़ाई भी 16 कम हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8, क्योंकि 8 को आप मोड़ेंगे तो ऊंचाई 8। मान ज्ञात कर लेना। ठीक। अगला है 89। एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा, कोष्टक में लिखेंगे 6 सेंटीमीटर गुणा 9 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर विमाओं का है। इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं, जिनकी संख्या पूर्ण संख्या है। ऐसे घनों की कम से कम संख्या कितनी होगी? अच्छा सवाल है, सोल्व करते हैं। लिख लेंगे आप। एक आयताकार लकड़ी का टुकड़ा 6 सेमी गुणा 9 सेमी गुणा 12 सेमी है। 6 सेमी गुणा 9 सेमी गुणा 12 सेमी है। 6 सेमी 9 सेमी 12 सेमी है। इसे काटकर बराबर आयतन के घन बनाए गए हैं, जिनकी संख्या पूर्ण है। जिनकी संख्या पूर्ण है मतलब एक पूर्ण संख्या है, अर्थात पूरे पूरे घन बनेंगे। ऐसे नहीं कि पूरे पूरे कुछ घन बना लिए और बाकी जो बच गए वो छोटे छोटे टुकड़े बन गए, ऐसे आपको नहीं बनाना है। काटना है तो काटेंगे और पूर्ण संख्या बनानी है, तो ऐसे घनों की कम से कम संख्या कितनी होगी, क्योंकि अधिक से अधिक संख्या तो अनंत हो सकती है। छोटी छोटी बिल्कुल छोटी साइज के घन काटोगे तो अनंत घन कट सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम संख्या में काटने हैं। तो जब कम से कम का मान होता है कम से कम, इसका मतलब आपको बड़ी से बड़ी साइज के घन काटने हैं। तो बड़ी से बड़ी साइज के घन काटोगे तभी तो कम से कम घन कटने हैं, संख्या में कम काटने हैं। इसका मतलब बड़े बड़े काटो, तो बड़ी से बड़ी साइज, कम से कम घन का मतलब हो गया बड़ी से बड़ी साइज का। और बड़ी से बड़ी साइज की जब बात होती है तो महत्तम लिया जाता है। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसका भाग 12 में 9 में 6 में चला जाएगा, तो तीनों का महत्तम क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब 3 साइज का घन काटना है, 3 सेंटीमीटर या 3 इकाई के घन काटने हैं। तो जो घन कटेगा उसकी लंबाई कितनी होगी 3, चौड़ाई कितनी 3, ऊंचाई कितनी 3। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 12 में 9 में 6 में जाता है वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 3। इसका मतलब महत्तम आ गया कितना 9 का, 12 का और 6 का, कितना आ गया 3। अब आपको संख्या ज्ञात करनी है तो घनाभ का आयतन बट्टे घन का आयतन, घन का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 3 3 9 से कट गया, 3 से कट गया, 2 बार 12 दूना 24। तो कम से कम कितने घन बनेंगे, तो 24 घन तो बनेंगे। ऑप्शन सी 89 में। अगला सवाल नंबर 90। धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। लिखेंगे धातु के बने एक घन की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो घन इसका मतलब तो वैसे ही प्रत्येक भुजा ही होगी। इसे पिघलाकर 3 छोटे घनों में डाला गया। यदि इनमें से 2 घनों की भुजाएं क्रमशः 6 8 हो तो तीसरे घन की भुजा क्या होगी, आप ही बताएंगे क्या होगी। 6 8 10 12 याद आया कुछ? 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब तो आता है 6 का क्यूब, 3 का दुगुना 6 का क्यूब, 4 का दुगुना 8 का क्यूब, 5 का दुगुना 10 का क्यूब, तो बनने वाले का कितना 12 का क्यूब। अब देख लो सवाल यही है, धातु के बने
घन की भुजा 12 सेंटीमीटर है। ये लो, इसे पिघलाकर 3 छोटे घनों में डाला गया। यदि इनमें से 2 घनों की भुजाएं 6 और 8 है, 6 और 8 है, तीसरे की 10 हो गई। याद रख लेना, एसएससी में पूछा जाता है, ठीक है। और नहीं तो वैसे डिटेल से भी आप कर सकते हैं, भुजा की क्यूब करके, है ना। माना तीसरे की भुजा अक्ष है, तो पहले का आयतन प्लस दूसरे का आयतन प्लस तीसरे का आयतन बराबर बड़े का आयतन। पहले का आयतन 6 का क्यूब प्लस दूसरे का आयतन 8 का क्यूब प्लस तीसरे का आयतन अक्ष का क्यूब बराबर बनने वाले बड़े घन का आयतन बराबर 12 का क्यूब। पक्षांतरण कर लेना, अक्ष का मान 10 ही आएगा। अगला है सवाल नंबर 91। धातु के बने 3 ठोस घनों की कोरें क्रमशः 30, 40, 50 है, तो इन्हें पिघलाकर बनाए गए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। 30, 40, 50 है ना, देखो 10 गुणा कर दिया, तो बनने वाले की भुजा कितनी हो जाएगी, 60। भुजा कितनी हो जाएगी, 60। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या है, ये क्या चीज है, घन है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। 6 गुणा ए, भुजा कितनी, 60। 60 का स्क्वायर कर दो, 60 का स्क्वायर 36, 36 को और 6 से गुणा करेंगे तो 216, और एक बिंदी का स्क्वायर 2 बिंदी 21,600। अब आयतन पूछा है किसमें, घन मीटर में, तो 2.16 वर्ग मीटर आ जाएगा, ठीक। आयतन नहीं, ये क्या हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वर्ग मीटर में आएगा, नहीं कि घन मीटर में, ठीक है। तो 2.16 वर्ग मीटर, इजी सवाल है बिल्कुल, ठीक। 92, 20 सेंटीमीटर लंबे, ये तो समझ में आ गया ना, क्योंकि ये किसमें था, सेंटीमीटर में। ऑप्शन किसमें दे रखे हैं, वर्ग मीटर में, तो मीटर गुणा मीटर बराबर वर्ग मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं, लेकिन वर्ग मीटर में बदलते हैं तो 100 और 100 का 2 बार देते हैं, तो 100 का भाग देंगे तो 2 कटेंगे, फिर 100 का भाग देंगे तो पॉइंट यहां लग जाएगा, तो 2.16 तभी बताया था थोड़ी देर पहले। अगला सवाल देखेंगे 92, 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर है तथा इसकी दीवारों की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। पाइप के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बहुत ही इजी है, ये लो, ऐसा कोई पाइप आपके पास में, इसने कहा 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर तो इसकी पाइप की लंबाई है, और 25 सेंटीमीटर व्यास है, इसका मतलब त्रिज्या 12.5, बाहर की इसका मतलब कैपिटल आर, तथा इसकी दीवारों की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब अंदर की त्रिज्या 11.5, बाहर की 12.5, अंदर की 11.5। पाइप के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो इसने पूछा है पाइप के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, तो ये पाइप कैसा है, खोखला, क्योंकि इसने लिखा है ना 20 सेंटीमीटर लंबे लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 25 सेंटीमीटर तथा इसकी दीवारों की मोटाई 1 सेंटीमीटर है। पाइप के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो पहले तो बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पहले तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और इसमें देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि पाइप इस प्रकार से है, इसको अगर जूम करता हूं, ऊपर से देखते हैं, आपको ऐसे दिखाई देगा, तो ये क्षेत्र भी तो आपको ऐड करना होगा। बाहर बाहर की त्रिज्या 12.5, अंदर की त्रिज्या 11.5, ये क्या है, वर्त, और वर्त भी कैसा, बाहर बाहर वाला वर्त, खोखला वर्त है, तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल कितना बचेगा, तो पाई आर स्क्वायर, मतलब 12.5 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब 11.5 का स्क्वायर, जितना ऊपर उतना नीचे, तो डबल कर देना, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, ये तो जाएगा नीचे वाला और ऊपर वाला। अब वक्र पृष्ठ होता है 2πr h, तो वक्र पृष्ठ भी लिख देता हूं 2πr
आर कितनी, एक बार तो 12.5 बाहर से देखेंगे, एच कितनी 20 प्लस अंदर अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें ध्यान रखना घटेगा नहीं, क्योंकि बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर ऊपर की जो कोर है ऐसे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अंदर का हो जाएगा पाई 2 पाई, पाई का मान 22/7 रख देना, आर का मान 11.5, एच का मान 20 रख देना। कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, उसमें ये जोड़ देना। डबल क्यों किया, क्योंकि एक सर्किल ऊपर एक सर्किल नीचे, मान रख देना, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल 93, एक बेलनाकार पाइप का अंदर का व्यास 2 सेंटीमीटर है। अंदर का व्यास 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब अंदर की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इसमें से 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से, अच्छा सवाल है, लिखेंगे भाई इसको, एसएससी में आया हुआ सवाल है, हो सकता है आपके फर्स्ट ग्रेड में भी पूछ लिया जाए या अन्य कोई एग्जाम जो भी आप दे रहे हैं उसमें पूछ लिया जाए। मैं आपको इजी सवाल नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको हर प्रकार के सवाल पढ़ा रहा हूँ, वो सवाल पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, वो सवाल पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आने की संभावना है। इसलिए आपको केवल राजी नहीं कर रहा कि इजी इजी सवाल बता के राजी कर दिया, ऐसा नहीं है। हम वही पढ़ेंगे जो हमारे काम में आए, चाहे वो इजी हो चाहे आपको कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़े, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लिखेंगे सवाल नंबर 93, एक बेलनाकार पाइप का अंदरी व्यास 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ऐसा कोई बेलनाकार पाइप है और इसका अंदर का व्यास है वो 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब अंदर की त्रिज्या कितनी है, वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक, फिर आगे लिखेंगे, इसमें से 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहकर एक बेलनाकार टंकी में गिरता है। इसमें से पानी आता है और वो कैसे आता है, 6 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब कोई पानी की बूंद यहाँ है तो वो 1 सेकंड में 6 मीटर चल लेगी, मतलब 1 सेकंड में जो पानी है वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो जो पानी यहाँ से यहाँ आएगा तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाता है 1 सेकंड में, अर्थात ये पाइप पूरा भर जाता है 1 सेकंड में 6 मीटर तक। ठीक, अब ये पाइप किस में आता है पानी, एक बेलनाकार टंकी में आता है, इससे जो पानी आएगा वो एक बेलनाकार टंकी में आएगा। अब ये टंकी तो कन्फर्म बड़ी होगी, तो ये लो जी एक बड़ी टंकी बना दी, ये लो इस टंकी में आएगा, और आएगा तो फिर कहा बेलनाकार टंकी में गिरता है जिसके आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहां से यहां तक की जो त्रिज्या है आर, वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। 30 मिनट में इस टंकी में पानी के स्तर में कितने मीटर की वृद्धि होगी। 30 मिनट की बात करिए इसने, तो देखो पहले तो हम इसका आयतन ज्ञात करते हैं भाई, 1 सेकंड में ये 6 मीटर तक बढ़ता है, तो 1 सेकंड में कितना आयतन ये कवर करता है, तो आयतन बराबर होता है, ये क्या है, बेलन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, मान रखते हैं पाई का मान 22/7। आर त्रिज्या कितनी है भाई, 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर 1, ऊंचाई कितनी है 6 मीटर, तो 6 और मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक, तो या तो इसको ऐसे रखने दो या फिर कैसे ही कर लो, चाहिए चलो सबको सेंटीमीटर में बदल लो या मीटर में रहने दो, है ना, 6 मीटर, ये लो जी। तो आयतन किस में आ जाएगा, हालांकि अपन ने इसको सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदला, इसलिए इसको सेंटीमीटर में ही बदल लेते हैं, सही रहेगा। ऊंचाई 6 मीटर की जगह कितना, 100 सेंटीमीटर, आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, इसको सेंटीमीटर में जो हाइट आएगी वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगी, फिर उसको मीटर में बदल देंगे। ठीक, अब ये तो कितनी देर में, 1 सेकंड में, तो 1 मिनट में निकाले तो 60 सेकंड में, भाई 1 मिनट या 60 सेकंड में, तो 60 से गुणा कर देंगे तो 22/7 गुणा 600 और गुणा 60, इतना आएगा 60 सेकंड में। आपको 60 सेकंड का मतलब हो गया 1 मिनट में। अब आपको ज्ञात करना है 30 मिनट में, तो 30 मिनट में कितना, तो 22/7 गुणा 600 गुणा 60 गुणा 30, ये लो ये आ गया 30 मिनट में। इतना पानी आएगा किसमें, टंकी में। टंकी कैसी है, बेलनाकार, बेलन का आयतन कैसा होता है,
पाई आर स्क्वायर एच। मान रखेंगे कितना, ये वाला पाई का मान 22/7 रख दो, या पाई रहने दो चाहे, तो इसको 22/7 ना लिख के वापिस पाई लिख देता हूँ। और ये कितना गुणा 600 गुणा 60 गुणा 30 गुणा 60 गुणा 30, पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर एच, आर का मान कितना 60, आर स्क्वायर का हो जाएगा 60 गुणा 60, क्योंकि सारी चीजें किसमें है, सेंटीमीटर में, और आर भी कितना है 60 सेंटीमीटर में, बराबर ये 600 गुणा 60 गुणा 30, 60 से 60 कटा, 30 से 2 बार कटा, 2 से कितनी बार कटा 300 बार, एच का मान कितना आ जाएगा 300, क्या आया सेंटीमीटर, क्योंकि सबको बदल रखा था सेंटीमीटर में। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 300 सेंटीमीटर में 3 मीटर, एच का मान कितना आ गया 3 मीटर। इजी सवाल, वापिस एक बार समझाते, देखो आपके पास में एक बेलनाकार पाइप है, उस पाइप में 6 मीटर प्रति सेकंड, यही समझने वाली बात है, अर्थात 1 सेकंड में 6 मीटर पानी बहता है, इसका मतलब 1 सेकंड में 6 मीटर तक का पाइप पानी से भर सकता है। ये लो ऐसे, तो 1 सेकंड में 6 मीटर तक कितना पानी आया, तो पानी का आयतन ज्ञात करना है, तो इस बेलन का आयतन ज्ञात करना होगा। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान पाई रहने दिया हमने, या 22/7 रख दिया, आर त्रिज्या कितनी 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में, तो ये हो गया 600 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, गुणा एच, एच का मान हो गया ये, तो ये कितना 600, ये मान आ गया। कैसे आया, 1 सेकंड में इतना, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो 60 सेकंड को चाहिए 1 मिनट में, तो इसको गुणा कर दिया 60 से, 30 मिनट में, क्योंकि 30 मिनट तक चलाना है, तो फिर से 30 से गुणा कर दिया। इतना पानी किस में आएगा, इसमें आएगा। इसका आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। हमें ऊंचाई तो ज्ञात करनी है कि कितनी ऊंचाई तक पानी भरेगा। पाई से पाई कटा, क्यों, क्योंकि ये 22/7 की जगह पाई रख दिया, या इस पाई की जगह 22/7 रख के 22/7 से 22/7 काट देना। आर स्क्वायर, आर कितनी 60 सेंटीमीटर, तो 60 गुणा 60, एच कितना, एच 60, इसको काटा पीटी कर लिया, एच का मान आ गया 300 सेंटीमीटर, मतलब 3 मीटर। अगला सवाल देखते हैं फिर। सवाल नंबर 94, एक बेलनाकार बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसमें से कुछ पानी भरा है, इसमें लोहे का एक गोला पूरा डुबो दिया जाने से पानी के स्तर में 9/1/3 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, गोले की त्रिज्या कितनी है। बहुत इजी सवाल है, यही टंकी काम में ले लेंगे। सवाल जिन्होंने नहीं लिखा वो स्पीड कम करके लिख लेना, या रोक के लिख लेना, ठीक है। आज पूरे 108 सवाल पूरे कंप्लीट कर देंगे, है ना। तो एक बेलनाकार बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर। इसमें कुछ पानी भरा है, कोई मतलब नहीं। इसमें लोहे का एक गोला डुबो दिया गया, ठीक है, जितना गोला का आयतन उतना ही जल स्तर ऊपर आएगा। ऐसा करने से टंकी के जल स्तर में 9/1/3 सेंटीमीटर, 9/1/3 सेंटीमीटर की होती है वृद्धि, तो 9 27 और 1 हो गया 28/3 सेंटीमीटर की होती है वृद्धि। तो इस गोले की त्रिज्या पूछिए, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, इसका जो वृद्धि हुई है, मान लो जल स्तर में इतनी वृद्धि हुई है, पहले यहाँ तक था, अब इतना हो गया, तो ये भी तो क्या है, एक बेलनाकार, भाई बेलनाकार रूप में ही तो बढ़ेगा। इसका आयतन कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर त्रिज्या कितनी 7 का, 7 का स्क्वायर कितना 7 स्क्वायर, एच कितना 28/3, पाई से पाई कटा, 3 से 3 कटा, 4 से कट गया 7 बार, 7 7 7 3 बार, तो आर का मान कितना, आर क्यूब, आर का मान कितना 7, गोले की त्रिज्या कितनी 7। सवाल नंबर 95, पानी से भरे दो बेलनाकार बर्तनों के आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेमी तथा 10 सेमी है, तथा इनकी ऊंचाइयां क्रमशः 35 सेमी तथा 15 सेमी है। इन बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे नए बेलनाकार बर्तन में पलट दिया जाने से यह बर्तन ठीक पूरा भर जाता है। इस बर्तन के आधार की त्रिज्या क्या होगी।
दो बेलन है, उनको मिला के एक तीसरा बेलन बनाना है, दोनों के आयतन को जोड़ दो बराबर तीसरे का आयतन, उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर है 96। एक बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी है तो बेलन का आयतन क्या होगा? सोल्व करते हैं। देखो, लिखेंगे सवाल, एक बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का? तो पाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताइए, पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा कितनी बार? 2 बार। किसमें? 2 पाई आर एच में। यही तो होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें कॉमन क्या आता है? 2 पाई आर, तो एच प्लस आर। ठीक है, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसने कहा एक बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है। यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616, तो वक्र पृष्ठ हो गया आधा, 308। ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बताइए कैसे ज्ञात करेंगे आप? कैसे ज्ञात करेंगे? या तो आप 2 पाई आर एच बराबर 308 और यहां से मान रख दें, या एक काम ऐसे भी कर सकते हैं, टू पाई आर एच प्लस आर, इसमें भाग दें इसका 2 पाई आर एच का, तो वही आता है 2:1, क्योंकि इसके संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ में 2:1 का मान दे रखा है। 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, एच प्लस आर और इसमें भाग देते हैं तो ये आ गया 2:1। अब आप एक चीज सोचेंगे, थोड़ा सा देखो, ध्यान से देखेंगे तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि एच और आर जुड़ के तो होता है 2, एच होता है 2, या इसको वज्र गुणा कर दो ऐसे, एच गुणा 2 हो गया 2h बराबर, ये एक किससे गुणा होगा तो h प्लस आर, ये h इधर पक्षांतरण होगा तो 2h में से h घटेगा तो h बराबर r, मतलब इसकी हाइट और त्रिज्या है वो बराबर है। r का मान ज्ञात करना हो तो h को भी r लिख दो, r का मान आ जाएगा। h का मान ज्ञात करना हो तो जितना r का आया वही h का आ जाएगा, इसमें मान रख देना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे मैं नहीं बताऊंगा, आप सोल्व कर लेंगे कैसे। r और h का मान आ गया बराबर, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, ये 2 पाई का मान 22/7, r जितना है उतना ही h है, तो h की जगह भी क्या लिख दूं? r लिख दूं, तो बराबर हो गया 308। काटा पीटी कर लेना, r का मान आ जाएगा, जितना r का मान आएगा उतना ही h का मान, क्योंकि h बराबर क्या है? r, वो यहाँ पे रख देना, उत्तर आ जाएगा। बस इतना काफी है, ज्यादा सोल्व कराने से फिर आप क्या है, खुद मेहनत नहीं करेंगे। अगला सवाल नंबर 97 लिखेंगे, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग 37 मीटर है। एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का योग, मतलब ये r प्लस ये h, r प्लस h, ये है 37 मीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1628 वर्ग मीटर है। बेलन का आयतन कितना होगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 1628 वर्ग मीटर है, तो बताइए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर, ये कितना दे रखा है? 1628, एच प्लस आर कितना है? 37, मान रख देंगे तो 2 पाई आर बराबर 1628, ये 37 इधर जाके भाग लगेगा, 2 पाई का मान 22/7 लिखेंगे, आर का मान आ जाएगा, कन्फर्म आ जाएगा, आर का मान यहाँ रखेंगे तो एच का मान भी कन्फर्म आ जाएगा। फिर आप बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, बस हिंट दे दी, खूब है। अब देखते हैं सवाल नंबर 98। किसी 2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन की लंबाई क्या होगी
जिसे पिघलाकर एक खोखला बेलन बनाया जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, मोटाई 0.25 सेंटीमीटर तथा बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है। ये सवाल सोल्व करवा देते हैं। सवाल लिख लिया होगा, वापिस बोलता हूं। किसी 2 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस बेलन की लंबाई क्या होगी? इसका मतलब 2 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या हो गई 1 सेंटीमीटर, आर बराबर 1 सेंटीमीटर। एच आपको ज्ञात करनी है। ठोस बेलन है तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान पाई रखने दो, पाई आर स्क्वायर, आर कितना 1, एच का मान एच, पाई एच। ये तो हो गया इसका आयतन। इसको पिघलाकर, जिसे पिघलाकर एक खोखला बेलन बनाया गया, ये लो जी ऐसे। खोखला बेलन बनाया गया, ठीक है, जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर, मोटाई 0.25 सेंटीमीटर तथा बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास है 20, इसका मतलब त्रिज्या कितनी 10। 0.25 कम हो जाएगी तो अंदर की त्रिज्या कितनी 9.75। इसका आयतन कितना हो जाएगा बताइए? तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो ले लेंगे कॉमन, एच भी ले लेंगे कॉमन, तो 16 आर स्क्वायर, बाहर की त्रिज्या 100 माइनस 9.75 का स्क्वायर, 9.75 गुणा 9.75 ऐसे लिख देंगे। ये आयतन किसके बराबर होगा? इसके बराबर, पाई एच के बराबर। पाई से पाई कट गया, एच का मान आ गया 16 गुणा ये उत्तर। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे सोल्व करेंगे। देखो ये एग्जाम में आने लायक है और अभी जो 1-2 सवाल सोल्व करवा रहा हूँ बहुत अच्छे सवाल है, इन्हें ध्यान से सोल्व कीजिए। लिखेंगे सवाल नंबर 99। यदि एक गोले कोमा एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याएं समान हो, यदि एक गोले कोमा एक बेलन तथा एक शंकु की त्रिज्याएं समान हो, ये बनाया गोला, एक बनाया बेलन, एक बनाया शंकु की त्रिज्याएं समान हो, आर 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 की त्रिज्याएं समान हो तथा इनके संपूर्ण पृष्ठ भी समान हो, तथा इनके संपूर्ण पृष्ठ भी समान हो। अच्छा सवाल है। तो इनकी ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात करें, तो इनकी ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात करें। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बेलन का कितना होता है 2 पाई आर कोष्टक एच प्लस आर, ठीक। और इसका कितना होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। भाई पाई आर स्क्वायर नीचे का, पाई आर एल बाहर का, पाई आर कॉमन ले सकते हैं तो एल प्लस आर, ये है बराबर, तीनों आपस में है बराबर, ठीक। बराबर है तो हम कंपेयर कर लेते हैं। देखो पाई से पाई कट गया, आर 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 भी कट गया क्योंकि त्रिज्याएं भी सब में बराबर है, तो यहाँ पे पाई आर कट गया। तो देखो पाई पाई पाई, आर कटा तो आर बच गया भाई, आर स्क्वायर है, आर कट गया, आर कट गया,
यहाँ पे बचा 4r बराबर, ये कट ही चुका है, ये बच गया 2h प्लस r बराबर, ये बच गया l प्लस r। अब आप कुछ भी ज्ञात कर लो, चाहे या तो शुरू वाले दो को, तो शुरू वाले दो को लेते हैं अगर, तो 4r बराबर 2h प्लस 2r, 2r इधर आके घटेगा तो 2r बचेगा बराबर 2h, 2 से 2 कट गया, r बराबर h। इसका मतलब ये h क्या है, इस वाला, इसकी ऊंचाई तो कितनी है r, इसका मतलब इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, r है। गोले की ऊंचाई कितनी होती है, ये वाली, तो यहां से यहां r, यहां से यहां r, तो गोले की ऊंचाई कितनी हो जाती है, 2r। ध्यान रखिए गोले की ऊंचाई होती है हमेशा 2r। ठीक, अब ज्ञात करना है इसका मान l प्लस r, तो इसको और इसको भी एक बार बराबर कर लेते हैं, 4r बराबर l प्लस r, क्योंकि जितना ये उतना ये उतना ये, तो 4r बराबर l प्लस r करते हैं, 4r बराबर l प्लस r, ये एक r घटेगा तो 3r बचेगा, l का मान आ गया 3r, मतलब ये जो है वो 3r है। l होता है तिरछी ऊंचाई, ये है r। आपको तो ऊंचाई ज्ञात करनी है, आप जानते हैं लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, तो 3r का स्क्वायर 9r स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर r स्क्वायर, 9 में से r एक गया तो कितने बचे 8r स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर h बराबर हो गया अंडर रूट 8r स्क्वायर, r स्क्वायर का रूट हो गया r, 8 का रूट होता है 2 रूट 2, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2, 4 का रूट 2 और रूट 2 का मान हटेगा नहीं, तो ये हो गया 2 रूट 2 r। ये किसका मान आ गया, h का, इसकी ऊंचाई आ गई कितनी, 2 रूट 2 r, इसकी ऊंचाई r, इसकी ऊंचाई 2r। अनुपात पूछा है इनकी ऊंचाइयों में, तो 2r अनुपात r अनुपात 2 रूट 2r, r से r कटा r कटा, तो 2 अनुपात 1 अनुपात 2 रूट 2 उत्तर। ठीक, बहुत ही अच्छा सवाल है, नाइस सवाल है, एग्जाम में पूछने के लायक सवाल है, पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान से इसको करना है। अगला सवाल जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है और एसएससी में भी पूछा जा चुका है, तो होता क्या है कि जो सवाल एसएससी में आते हैं वो विभिन्न स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको एसएससी लेवल के सवाल सोल्व करने चाहिए, उससे आपकी सारे स्टेट लेवल की जो एग्जाम है वो समझ में आ जाती है, सारे सवाल आपसे हो जाते हैं। तो लिखेंगे सवाल नंबर 100, एक शंकु, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट हो सकता है, लिखेंगे एक शंकु कॉमा एक बेलन वापिस लिखेंगे सवाल को, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन, एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन के आधार समान है तथा ऊंचाइयां भी समान है, के आधार समान है तथा ऊंचाइयां भी समान है, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें, तो इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। अब देखेंगे इसमें आधार समान होने का मतलब हुआ कि शंकु का आधार वर्ताकार होता है, अर्धगोले का आधार भी अगर अर्धगोले को उल्टा रखा जाए तो आधार वर्ताकार होता है, बेलन का आधार भी वर्ताकार होता है, आधार समान होने का मतलब इनकी त्रिज्याएं समान है। फिर कहा इनकी ऊंचाइयां भी बराबर है, तो आपको पता है अर्धगोले की ऊंचाई कितनी होती है r, तो जितनी इसकी ऊंचाई उतनी इसकी ऊंचाई, इसलिए इसकी ऊंचाई भी कितनी लेनी है r। यहां सवाल में ये नहीं कहा गया कि r और h बराबर है ना, r r r बराबर है,
इनकी ऊंचाइयां भी आपस में बराबर है, तो अर्धगोले से पता चलेगा कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है r, तो ऊंचाई भी कितनी है r। ठीक, अब इसकी ऊंचाई r तो इसकी ऊंचाई r और इसकी ऊंचाई भी r। आयतन में अनुपात ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर गुणा h। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर गुणा h। h कितनी है r। पाई से पाई कट गया, ये हो गया r क्यूब, ये हो गया r क्यूब, ये हो गया r क्यूब, तो कट गया। यहां बचा 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1। तीनों को 3 से गुणा कर दो, तो 3 2/3 गुणा 3 1 गुणा 3, ये कट गया। 1 अनुपात 2 अनुपात 3, 1 अनुपात 2 अनुपात 3। अब इस सवाल को आपको सोल्व करना होता है मात्र और मात्र 5 सेकंड में, तो कैसे सोल्व करेंगे? तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, जब शंकु की क्लास पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि जितना बेलन होता है उसका 1/3 होता है शंकु, अर्थात शंकु 1 ग्राम का तो बेलन होता है 3 ग्राम का। चेक कर लो कौन से ऑप्शन में ऐसा है कि शंकु 1 और बेलन 3 है, वही आपका उत्तर है। तो एक ही ऑप्शन में ऐसा था 1 और 3। तो ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया, बिना सोल्व किए हुए सवाल सोल्व करने वाला था। शंकु 1 ग्राम का तो बेलन होता है 3 ग्राम का, अगर उनके आधार की त्रिज्याएं बराबर हो और उनकी आपस में ऊंचाइयां भी बराबर हो, तो जितना शंकु उसका तिगुना बेलन होता है। तो एक ही ऑप्शन में था 1/2, 1/3, इसमें 1 और 3, बाकी बीच वाले का ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं थी, तो ये हो ही गया। ठीक, अब है सवाल नंबर 101। लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर लंबी है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी है। तो देखो समकोण त्रिभुज में भी क्या होता है, आधार और लंब 3 और 4 है तो कर्ण हमेशा 5 होता है, तो 3, 4 और 5 है ऐसे। तो कर्ण का तो पता चल गया कि ये तो 5 है। अब ये 3 और ये 4 ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है कि ये 3 और ये 4 और ये 5, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, वो आपने यहाँ लिख दी। बची हुई 2 भुजाएं एक आधार और एक लंब होती है। फिर इसने कहा यदि इसे 3 सेमी भुजा यदि इसे 3 सेमी वाली भुजा के अनुदिश घुमाया गया। अनुदिश का मतलब होता है इसको तो रखना है, बाकी को घुमाना है। या अनुदिश का मतलब होता है की दिशा में, तो 3 सेंटीमीटर वाली की दिशा में घुमाना है, तो शंकु बनाना है, तो शंकु हम यहीं पे बना लेते हैं इसी में। 3 सेंटीमीटर वाली को तो रखना है, बाकी को घुमाना है ऐसे। इसको जब घुमाएंगे तो ऐसे ही तो घूमेगा, 3 वाले को तो हिलाना नहीं है, इसको तो फिक्स रखना है, बाकी को घुमा दो। तो ये जो 4 है ये तो क्या हो जाएगी त्रिज्या, 3 हो जाएगी ऊंचाई और ये हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई 5। घुमाया जाता है तो इस तरह है बने शंकु का आयतन क्या होगा, याद कर लेंगे। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, मान रख देना, आ जाएगा। सवाल नंबर 102 लिखेंगे 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 18 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक शंकु एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी के ठोस गोले से काट लिया जाता है। लकड़ी के ठोस गोले से काट लिया जाता है। इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी कितने प्रतिशत है? इस प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी कितने प्रतिशत है? अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। तो 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 18 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक शंकु, ये तो ऊंचाई कितनी 9 सेंटीमीटर तथा 18 सेमी आधार के व्यास, इसका मतलब व्यास 18 है, इसका मतलब त्रिज्या कितनी 9 सेंटीमीटर।
तो 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 18 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक शंकु 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लकड़ी के ठोस गोले से काट लिया गया। इस गोले से काटा है, इसकी त्रिज्या कितनी? 9 सेंटीमीटर। इसी से काटा है, तो समझ गए होंगे आधे से काटा है। कैसे? 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है, व्यास कितना? 18, इसका भी व्यास कितना? 18, इसका मतलब ऊपर ऊपर से काटा गया है, तभी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। अब आप डायरेक्टली भी उत्तर दे सकते हैं कि जो वेस्टेज हुआ है वो कितना हुआ है, तो ये आधा तो वैसे ही हो गया और आधे से ज्यादा हुआ है, तो चेक कर लो कौन से ऑप्शन में। तो इसमें सारे ऑप्शन आधे से ज्यादा है। अब आपको इसको सोल्व करना होगा। तो इसने पूछा नष्ट हुई लकड़ी कितने प्रतिशत है, तो पहले ये ज्ञात कर लो कि कितनी लकड़ी यूज में आई। तो गोले में से शंकु की लकड़ी यूज में आई, तो टोटल तो कितना है? गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मान कितना? 9, तो 9 का क्यूब हो जाएगा 9 गुणा 9 गुणा 9। और इसमें से बनाया क्या है? शंकु। शंकु का आयतन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर कितना? 9, तो 9 गुणा 9 और गुणा एच कितना? ये भी 9। इससे ये कटा, इससे ये कटा, और वैसे 3 से 3 कटा, तो बचा कितना? 1/4। इसका मतलब ये तो कौन सा हुआ है? यूज हुआ है। 1/4 यूज हुआ है, मतलब 4 में से एक हिस्सा यूज हुआ है, अर्थात नष्ट कितना हुआ? 3/4। 4 में से एक हिस्सा यूज हुआ, तो 4 में से बच गए जो 3 हिस्से, वो कौन से हो गए? नष्ट। ये कितना प्रतिशत है? तो 100 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 75%। ठीक, तो सवाल हो गया कौन से नंबर का? 102 नंबर का। अगला सवाल देखते हैं 103। ठीक, तो अगला सवाल है एक अर्धगोलाकार आकृति के बर्तन की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। एक अर्धगोलाकार आकृति के बर्तन की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। यह बर्तन किसी द्रव से भरा गया है। इस द्रव को छोटी बेलनाकार बोतलों से भरा गया है। इस द्रव को छोटी बेलनाकार बोतलों से भरा गया है। यदि प्रत्येक बोतल के आधार का व्यास 3 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी हो, ऐसी कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? नॉर्मल सवाल है, संख्या ज्ञात करनी है। अर्धगोलाकार आकृति के आयतन में भाग दे देना इस बेलनाकार आकृति के आयतन का, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल लिखेंगे 104। एक शंकु लिखेंगे, सवाल नंबर 104। एक शंकु तथा एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है तथा इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल भी समान है। यदि बेलन की ऊंचाई 3 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी? इजी सवाल है, हो जाएगा। देखो, एक शंकु तथा एक बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है। आधारों के क्षेत्रफल समान होने का मतलब हुआ शंकु और बेलन की त्रिज्याएं समान है, क्योंकि दोनों के आधार क्या होते हैं? वर्ताकार होते हैं। तो दोनों की त्रिज्याएं हो गई समान, जितनी त्रिज्या इसकी उतनी त्रिज्या इसकी। फिर कहा इनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफल भी समान है। तो इसका शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल और इसका होता है 2 पाई आर एच। ये भी आपस में है बराबर। पाई आर से पाई आर कट गया। अब एल का मान कितना आ गया? 2h। एल का मान आ चुका है 2h, मतलब इसकी जितनी ऊंचाई है उसका दुगुना है इसकी ये तिरछी ऊंचाई। फिर कहा यदि बेलन की ऊंचाई 3 मीटर है, तो बेलन की ऊंचाई 3 मीटर है, इसका मतलब h का मान 3 रखेंगे, 3 का दुगुना 6, तो ये हो जाएगा 6। ये लो, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी? यही पूछा आपको, 6 हो गया, 6 मीटर। 104 में ऑप्शन सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 105। धातु के बने 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर
छोटे छोटे लंबवर्तीय शंकुओं में डाला गया है। छोटे छोटे लंबवर्तीय शंकुओं में डाला गया है। यदि प्रत्येक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो तो ऐसे शंकुओं की संख्या कितनी होगी? तो ये सवाल भी आप कर लेंगे। गोले के आयतन में भाग दे देंगे, शंकु के आयतन का हो जाएगा। सवाल नंबर 106 है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के लोहे के गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या वाले 3 गोलियां बनाई गई। प्रत्येक गोली की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के लोहे के गोले को पिघलाकर समान त्रिज्या वाली 3 गोलियां बनाई गई। मतलब एक लोहे का गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है? r। इसको पिघलाकर समान त्रिज्या की 3 गोलियां बनाई गई। इसका मतलब तीनों का टोटल आयतन बराबर इसका आयतन। इसका आयतन 4/3 पाई r क्यूब बराबर 3 गुणा। अब इनकी त्रिज्या ज्ञात करनी है तो आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई, और इनकी r को, इसको कैपिटल R मान लो, इसको स्मॉल r मान लो। और इसने कहा है कितना है, इसकी त्रिज्या है स्मॉल r है। चलो ठीक, इसकी त्रिज्या को मान लो कैपिटल R, या इसको अक्स मान लो। ये लो जी, इसका मान ज्ञात करना है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा। ये 3 पक्षांतरण इधर होगा तो ये हो जाएगा r के क्यूब बट्टा 3 बराबर ये x की क्यूब। भाई 4/3 पाई और त्रिज्या का क्यूब। x का मान ज्ञात करना है तो इसका घनमूल निकालेंगे। घनमूल निकालेंगे तो r का घनमूल तो होता है r, और 3 का घनमूल हो जाएगा ऐसे 3, और यहाँ पे छोटा सा 3। ठीक, r का 3 का घनमूल, r/3 का घनमूल, r/3 का घनमूल कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी। अब सवाल नंबर 107 लिखेंगे, एक शंक्वाकार पहाड़ी की तिर्यक ऊंचाई 2.5 किलोमीटर। ये पहाड़ी है, तिर्यक ऊंचाई ये L का मान है कितना? 2.5 किलोमीटर, तथा इसके आधार का क्षेत्रफल 1.54 वर्ग किलोमीटर। आधार का क्षेत्रफल 1.54 वर्ग किलोमीटर है। पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? बहुत आसान है, 2.4 किलोमीटर। कैसे? एक पाइथागोरियन त्रिक संख्या होती है 7, 24 और 25। इसी से देखो सोल्व करवा दूंगा। आधार क्या है? वर्गाकार, वर्ताकार। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मान 1.54। जब 154 आता है तो r का मान होता है 7, तो इसका मतलब ये 7 से रिलेटेड है, ये 25 है, इसका मतलब ये 24 से रिलेटेड है, तो 2.4 आ जाएगा। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से r का मान ज्ञात कर लेना, और r का मान ये वर्ग किलोमीटर में, इसको मीटर में बदलेंगे तो किलोमीटर को बदलते हैं मीटर में तो 1000, वर्ग में है इसलिए 1000 गुणा 1000। आप 1.54 गुणा 1000 गुणा 1000 करेंगे तो ये आ जाएगा वर्ग मीटर में। ये पाई आर स्क्वायर, आर का मान आ जाएगा 7 से रिलेटेड, और ये किलोमीटर में, इसका मतलब ये 2.5, और किलोमीटर में है तो इसका मतलब 2500 आएगा, तो ये 700 आएगा। आर का मान 700 आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना। तो आर का मान 700 है, उसका मान 2500 है, ऊंचाई का मान आ जाएगा 2400। ये मीटर में बदल लिया, मीटर में बदल लिया तो ऊंचाई आ जाएगी 2400 मीटर। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना। और एसएससी वाले जो हैं तो वो ध्यान रखें, 7, 24 और 25 का एक अनुपात होता है। अब सवाल नंबर है 108, देखेंगे 5 मिलीमीटर व्यास के 5 mm व्यास के एक बेलनाकार पाइप द्वारा पानी 10 मीटर प्रति मिनट की गति से बहकर एक शंक्वाकार बर्तन में गिरता है, जिसके आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। कितनी देर में यह बर्तन पानी से भर जाएगा?
कितनी देर में यह बर्तन पानी से भर जाएगा। लास्ट सवाल है और उसके बाद में अपनी क्षेत्र मिति कंप्लीट होती है, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले जो हैं उनके गणित कंप्लीट हो चुकी है, केवल स्टैटिक्स का पार्ट बचा है। स्टैटिक्स का पार्ट आपको बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से कहानी सुना के और स्टोरी के थ्रू। और जो आपका थ्योरी वाला पार्ट है वो बहुत ही शानदार हो जाएगा, इसमें कैसे प्राथमिक और द्वितीयक डाटा है, वो सारी चीजें, कैसे हम डाटा ज्ञात करते हैं, कौन से डाटा प्राथमिक होते हैं, कौन से द्वितीयक होते हैं, वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सवाल नंबर 108 देखते हैं। 5 mm व्यास के एक बेलनाकार पाइप, इसका मतलब ये बेलनाकार पाइप ऐसे है और इसका व्यास 5 mm है, तो त्रिज्या होगी 2.5 mm, तो 2.5 mm। अब आप जानते हैं 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो 1 mm बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। 2.5 mm बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 गुना 2.5, मतलब 10 का भाग देना है। तो ये 2.5 और बट्टे 10 अर्थात 0.25 सेंटीमीटर, ये होगी इसकी त्रिज्या। 0.25 सेंटीमीटर होगी इसकी त्रिज्या। और इसने फिर कहा बेलनाकार पाइप द्वारा पानी 10 मीटर प्रति मिनट, इसका मतलब 1 मिनट में 10 मीटर पानी बहता है। तो 1 मिनट में कितना आयतन, तो आयतन ज्ञात करेंगे, कितने आयतन का पानी बहेगा। तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 लिख सकते हैं या ऐसे ही रहने दे पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या कितनी 0.25, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.25 इंटू 0.25 इंटू एच, ऊंचाई कितनी 10 मीटर, तो ये 10। अब ये किस में है, मीटर में है, तो इसको भी आप चाहें तो सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर में 10 गुणा 100। पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 100, पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 100, ठीक है। इस 100 से 100 कट गया और एक जीरो कट गया और ये हो गया 25 गुणा 25, 625 पाई और बट्टे 10। ये तो क्या आ गया, आयतन। ये कितनी देर का आयतन आया है, 1 मिनट का आया है। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। यह पानी एक शंक्वाकार बर्तन में गिरता है जिसके आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। कितनी देर में यह पानी बर्तन पानी से भर जाएगा। तो ये 1 मिनट में इतना काम हो रहा है। तो पहले तो हम शंकु का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो शंकु का आयतन हो जाएगा, आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब त्रिज्या कितनी 20 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी 24 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर 20 गुणा 20 गुणा एच कितना 24। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर में। ये सारी चीजें भी किस में है, सेंटीमीटर में है। तो अब आपको ज्ञात करना है कितनी देर में भरेगा। तो इसके टोटल आयतन में 1 मिनट में भरे गए आयतन का भाग दे देंगे तो मिनट आ जाएगी। तो 1/3 पाई 20 गुणा 24, इसमें भाग देंगे 1 मिनट में भरे गए पानी का, तो 625 पाई और बट्टे वाला 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। पाई से पाई कट गया और फिर काटा पीटी कर लेते हैं। 5 से काटा 25 को 125, 5 से काटा 2 बार, फिर इसको काटा 5 से 25 बार, 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, 5 से 4 बार, और फिर आपके पास में नीचे 5 बच चुका है और ऊपर 24 और गुणा 2 48 और गुणा 16, 24 गुणा
16 गुणा 2 और बट्टे ये 3 है और 5 है, गुणा करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो गया 768 और बट्टे 5 दिए 15, 15 का भाग दिया 15, 5 75 और बच गया 1, उतारा 8, 18, 15 एकम 15, 51 और बच गए 3 बट्टे 15, तो 51 मिनट और कुछ सेकंड बच जाएंगे। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है 51 मिनट 12 सेकंड, तो 51 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्षेत्रमिति वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक नई ऊर्जा के साथ में, तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। धन्यवाद।